सुमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप द पिंक से जुड़े, द अनकॉमन कॉमनर से जुड़े और बहुत खूबसूरत जर्नी रही है आपकी। जिस तरह से आपने फिज़िकल रिस्ट्रिक्टेड होने के बावजूद भी, जिस तरह की क्लैरिटी, फ़ोकस और जो बेहतरीन तरीके से आपने अपना सफ़र अब जी रहे हैं, बहुत ही तारीफ़ की बात है सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने द पिंक में मुझे अवसर दिया, यहाँ पर आपने बुलाया मुझे। इट्स ट्रूली माय ऑनर। और जहाँ तक लाइफ़ की बात है तो आई थिंक इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। मैं तो ईश्वर कृपा ही मानता हूँ इसे। जी। सर कंप्यूटर्स के फ़ील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, अपने करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड मेरा पहला सवाल है आपसे। सर कंप्यूटर्स को आपने किस तरह से डिस्कवर करा और कैसे अपने आप को सेल्फ ट्रेन किया? जैसे कि मेरी आपसे बात हुई, तो आपने बताया कि बहुत लंबे टाइम तक आपने खुद ही अपने आप को पढ़ाया, सेल्फ ट्रेन किया और वो 1, 2, 3 साल की बात नहीं रही, काफ़ी लंबा टाइम था। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा-सा ब्रीफ में कि कैसे स्टार्ट किया और कैसा रहा वो जर्नी? एक्चुअली में अगर मैं आपको सच बात बताऊँ तो मेरा तो बैकग्राउंड म्यूज़िक का था और कंप्यूटर्स वाज़ प्योरली एन एक्सीडेंट इन माय लाइफ़। एक्सीडेंटली वो मेरी लाइफ़ में आया। कुछ लोगों ने मेरे फ़ादर को बोला था कि आप इसे कंप्यूटर लेके दीजिए, तो उन्होंने कंप्यूटर लेकर दिया। बट उस टाइम में उनके माइंड में भी ये बात नहीं थी और मेरे माइंड में भी ये नहीं था दैट वन डे आई विल बी परस्यूइंग इट एज़ अ करियर। और धीरे-धीरे फिर मुझे लगने लगा कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ और म्यूज़िक में कुछ प्रैक्टिकल बैरियर्स थे, जो मुझे दिक्कत कर रहे थे उसे एज़ अ करियर ऑप्शन बनाने में। तो फिर मैंने जो है इस तरफ अपना सफ़र शुरू किया। तो पहली प्रॉब्लम यही थी कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स थे वो फर्स्ट फ्लोर वगैरह पे थे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तो मेरे लिए एक्सेसिबिलिटी वाज़ अ बिग चैलेंज। तो मैं वहाँ जा नहीं सकता था, तो इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने ये सोचा कि चलिए ठीक है, थोड़ा खुद से करना शुरू करते हैं और इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था मेरा टेक्नोलॉजी में। इफ म्यूज़िक वाज़ माय फर्स्ट लव देन टेक्नोलॉजी वाज़ माय सेकंड लव, आप ऐसे कह सकती हैं। तो फिर मैंने वहाँ से डिज़ाइनिंग की तरफ पहले अपना ध्यान लगाया डिज़ाइनिंग में, लेकिन कुछ मुझे इतना मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। एंड देन आई स्टार्टेड कोडिंग, लर्निंग कोडिंग। और फिर उसमें अलग-अलग लैंग्वेजेज़ मैंने सीखी, शुरू की। तो हम लोग क्या करते थे कि उन दिनों में इंटरनेट वगैरह अभी इतना ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल नहीं था जितना आज की डेट में है। ये बात मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक 2002, 2003 के अराउंड की। तो मेरे पास नेट था लेकिन आप उतना फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते थे और बहुत स्लो होता था। तो हुँ, हुँ। ज़्यादातर जो लर्निंग होती थी वो बुक्स के थ्रू होती थी। तो हम लोग शॉप्स पे जाते थे, वहाँ मेरे फादर, मेरे मदर मेरे साथ होते थे। तो वो मैं दुकान के अंदर तो जा नहीं सकता था, तो वो उसको 2-3 बुक्स का डिपॉज़िट दे के आते थे और वो लेके आते थे, मुझे दिखाते थे, फिर मैं फाइनल करता था कि मुझे ये बुक लेनी है। तो बाकी 2 बुक्स वापस दे के आते थे और वो वापस से पैसे लेके फिर इस तरीके से मैंने जावा, सी प्लस प्लस एंड उसके बाद फिर डॉट नेट अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में हाथ अपनाया एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे डॉट नेट में ही जो है अपना करियर बनाना है। बाय दिस टाइम फिर मैंने ग्रेजुएशन भी परस्यू की 2005 से एंड बीसीए देन एमसीए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो वो भी साथ में चलता रहा। सर कितने साल का ये जर्नी रहा पूरा? मेरे पास जब कंप्यूटर आया था तो 2002 था और मेरी फर्स्ट जॉब जो लगी थी वो 2008 में लगी थी। तो ओके, आप समझ सकती हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 6 इयर्स। और ओके, जॉब के साथ भी फिर मैं पढ़ता रहा, मतलब जो मेरी फॉर्मल एजुकेशन थी, तो आई बिकेम मास्टर्स इन 2011-12। तो ओके। लेकिन आप कह सकती हैं कि कोर मेरा जो पूरा डेडिकेटेड जो टाइम था स्टडी का वो 6 साल का था जी। और उसके बाद फिर जॉब के साथ-साथ मैंने 3 साल और 4 साल और मैंने पढ़ाई की उसके साथ। सर मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझते हैं एजुकेशन को। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एजुकेशन की सही डेफ़िनेशन क्या है आपके लिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी आज की जनरेशन बहुत कन्फ्यूज़्ड है। जब एजुकेशन की बात होती है तो हम एक टिपिकल एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं। हम जब स्कूल कॉलेज को एक डिसीज़न लेना होता है कि कौन से कॉलेज में जाएँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएँ, तो हम बहुत सारे क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक के अराउंड। तो आपके हिसाब से और आपने तो बिल्कुल सिंगल हैंडेडली सब कुछ किया है, घरवालों का सपोर्ट था, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन की बाद में बात आई, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने जो डिग्री ली बाद में इग्नू से, इट केम एट अ वेरी लेटर स्टेज। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द राइट डेफिनिशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू? देखिए अभी कुछ समय पहले की ही बात है।
मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे सिखाई थी। कई कई बार हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं। एंड शी सेड टू मी कि आप एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन में आपको डिफ़रेंस पता है? तो मेरे पास उसका जवाब नहीं था। तो उन्होंने बहुत क्लियरली फिर मुझे बताया कि क्वालिफ़िकेशन होती है आपकी डिग्रीज़ एंड एजुकेशन जो होती है, वो बेसिकली इट्स बियॉन्ड द डिग्रीज़। कि वो आपको, अगर मैं अपने शब्दों में उसे कोट करूँ तो एजुकेशन आपको इंसान बनाती है एक्चुअली में, सही मायने में। ये बहुत बुनियादी डिफ़रेंस है। तो मैंने जिस वक़्त ये स्टार्ट किया था, उस वक़्त मेरे पास डिग्री नहीं थी। लेकिन उस वक़्त मेरे पास एक पैशन था कि मुझे कुछ करना है। जब आप एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड होते हैं ना, तब आप ये नहीं सोचते कि मुझे इससे क्या मिलेगा? आप समझ रही हैं मेरी बात? कि आप ये नहीं ऑब्जेक्टिव सेट करते कि मुझे कितना पैसा मिलेगा या मैं क्या करूँगा? जिस वक़्त मैं कंप्यूटर्स को परस्यू कर रहा था, मेरे माइंड में ये तो ज़रूर था कि मुझे अपना करियर बनाना है। लेकिन मेरे माइंड में कभी इस तरह का सवाल नहीं था कि मैं क्या कर पाऊँगा? मैं पैसा अर्न कर पाऊँगा या नहीं अर्न कर पाऊँगा? या मैं कितना अर्न कर पाऊँगा? मुझे ये था कि मेरा पहला जो इंटरेस्ट था वो एजुकेशन की तरफ था, कि मुझे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पैशन था कि मुझे वो करना है। तो मैं पैशन को ही एजुकेशन का नाम देता हूँ कि जब आप पैशनेट होते हैं किसी चीज़ को, वो एक्चुअली में आपको एजुकेशन की तरफ लेके जाता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ मजबूरी में कर रहे हैं या आप कोई चीज़ सिर्फ़ इस थॉट से कर रहे हैं, जैसे आज की यंग जनरेशन क्या करती है, वो पहले ये देखती है कि भई हमें इससे मिलेगा क्या? और वो उसी के हिसाब से अपने डिसीज़न लेती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है आज की डेट में, आपको कुछ चीज़ें सोच के चलना पड़ता है। लेकिन ओवर ऑब्सेस नहीं होना चाहिए उसके पीछे। और वहाँ पर वो क्वालिफ़िकेशन ही रह जाती है फिर खाली, बस आप डिग्रीज़ में ही उलझ के रह जाते हैं, कि मुझे ये डिग्री मिल जाए, मुझे वो डिग्री मिल जाए। मैंने पहले ये तय किया कि मुझे ये एजुकेशन करनी है, उसके बाद मैंने उस 3 साल के बाद मुझे लगा कि मुझे क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाना चाहिए। तो फॉर मी, मैं क्लियर इसका आंसर आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मुझे यही लगता है कि मेरे लिए तो वो पैशन था जो मेरे लिए वो एजुकेशन का काम करके गया। लेकिन हर किसी का अलग-अलग इसमें डेफ़िनेशन हो सकता है इसका। सुमित, आपने कहा कि आपका पहला प्यार म्यूजिक रहा और फिर आपने आइडेंटिफाई कर पाया आप कि कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी में आपका काफी रुझान है। तो इन दोनों ही टाइम पे जब आपने ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई करी तो आप काफी यंग रहे होंगे, मतलब बहुत ही छोटी एज रही होगी। तो इतनी क्लैरिटी कि इन चीजों को पहचान पाना, जब आपने म्यूजिक परस्यू किया, आपसे जब बात हुई तो आपने बताया कि काफी आप छोटे थे और कंप्यूटर्स के टाइम पे भी आप टीनेजर रहे होंगे। तो कैसे ये क्लैरिटी मिली आपको? क्योंकि क्लैरिटी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों के साथ, इवन इनफैक्ट अडल्ट्स के साथ भी क्लियर नहीं है चीजों को लेके कि अभी मैं चाहता क्या हूँ, इसमें करूं, तो वो क्लैरिटी कहाँ से आई आप में? आप को मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो आप मान लीजिए कि आप अपने घर के कहीं बाहर कहीं रेस्टोरेंट में गई हैं और आपको साउथ इंडियन फूड वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि मुझे ये साउथ इंडियन खाना है, जी। क्योंकि आपको पसंद है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप किसी दूसरे की पसंद की होंगी, तब आपको 100 डाउट्स आएँगे, मैं खाऊँ कि ना खाऊँ, मैं ये लूँ या ये मैं ना लूँ। मैं बात वही करूँगा जो मैंने पिछले सवाल में करी, कि जब आपको ये पैशन होता है कि मुझे ये करना अच्छा लगता है, तब आप डाउट में मत आइए। क्योंकि हम अक्सर क्या गलती कर बैठते हैं अपनी लाइफ़ में, हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपने पैशन को परस्यू करेंगे, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे, जो कि अगर डिमांड में नहीं भी है, तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। जबकि इसके बिल्कुल उलट बात है, कि जब आप अपने पैशन को परस्यू करते हैं, तो ऑटोमैटिकली द मनी विल फॉलो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर। क्योंकि जब आप कोई चीज़ इंटरेस्ट से कर रहे हैं ना, तो आप उसमें इतना एक्सेल कर लेंगे कि वो कोई और उसको कम्पीट नहीं कर पाएगा। और वहाँ पर फिर आपको पैसा ऑटोमैटिकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आज का जो यूथ है वो कन्फ्यूज़ इसलिए होता है, क्योंकि वो अपने पैशन को परस्यू नहीं कर पाते। और वो प्रेशर में, कई बार पीयर प्रेशर होता है, कई बार पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कई बार खुद की इग्नोरेंस होती है कि वो इस बात को समझ नहीं पाते। जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरे टीचर्स ने कहा कि इसे म्यूज़िक परस्यू करना चाहिए। तो क्योंकि आप कह सकती हैं कि यंग एज से मैंने परस्यू किया, तो मेरा इंटरेस्ट बन गया। और कुछ मुझे लगता है कि हमारी कुछ पिछली चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो कुछ मेरा नेचुरली रुझान था म्यूज़िक की तरफ।
टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है, तो उन दिनों में क्या था कि मैं 96 की बात कर रहा हूँ, मोबाइल अभी नए-नए आए थे एंड आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ कि हमारे घर में मेरे पापा के पास मोबाइल था उस टाइम पे। तो जब वो लाते थे, तो मैं उसको एक्सप्लोर करता था, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें रम जाता था। जिसे कहते हैं ना कि आप बिल्कुल घुस जाते हैं उस चीज़ में। तो 13-14 साल का था मैं। तो वहाँ से मुझे ये तो लगता था कि इस चीज़ में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, कि इसे टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसका एक करियर ऑप्शन बन सकता है, ये कुछ मालूम नहीं था। ये मुझे तब समझ में आया जब एक्चुअली में कंप्यूटर्स मेरे सामने आया, मेरे पास आया और तब मुझे लगा कि अरे! ये सब काम तो मैं मोबाइल फ़ोन में किया करता था, तो ये कितना मज़ेदार काम है, तो मुझे ये करना चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ म्यूज़िक वाज़ माय फर्स्ट लव देन टेक्नोलॉजी वाज़ माय सेकंड लव। तो टेक्नोलॉजी को लेके मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे ये करना है। शुरू-शुरू के आप कह सकती हैं कि कुछ एक महीने थे जो थोड़े कन्फ्यूज़िंग थे कि क्या करना है? इवन ड्राइंग करनी सॉरी डिज़ाइनिंग करनी है या कोडिंग करनी है। बट अदरवाइज़ आई वाज़ क्लियर कि अब मुझे ये करना है और इस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना है अपना करियर को। जी। सुमित, थोड़ा-सा मैं आपके बचपन में मिली आपकी इमोशनल ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहूँगी, कि किस तरह जो आपने स्कूलिंग की, आपके पेरेंट्स से किस तरह का इमोशनल ट्रेनिंग आपने पाई? मेरी स्कूलिंग नॉर्मल बच्चों की तरह तो शुरू नहीं हुई थी। जी, मेरी एजुकेशन तो पहले आस-पड़ोस के लोगों से स्टार्ट हुई थी। और मैं ये बात कहना चाहूँगा आपके इस वीडियो के माध्यम से कि जीवन को आप जिस नज़रिए से देखें, जीवन वैसा ही हो जाता है। मेरी स्थिति में जो लोग आपको मिलेंगे, काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमें समाज ने हमारे साथ ऐसा किया या वैसा किया या ये किया या वो किया या बुरे एक्सपीरियंस रहे। मैं आपको निश्चित तौर पे ये बात कह सकता हूँ कि मैं जहाँ भी गया हूँ, यहाँ जहाँ भी रहा हूँ आई हैव गॉट इमेंस लव फ्रॉम पीपल। मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है और मेरे आस-पड़ोस के लोग बहुत अच्छे थे, तो वो मुझे पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं सीधा डायरेक्ट जब गया तो मैं 4th क्लास में गया। जी, मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को लेके थोड़े वरिड थे कि एक सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों के स्कूल में अगर बच्चा जाएगा, तो वहाँ पर इसका कैसा किस तरीके से हो पाएगा? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो मासूमियत में कई बार मज़ाक बना देते हैं किसी दूसरे बच्चे का, अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाए। तो अब क्योंकि जो दूसरा बच्चा है वो भी मासूम है, तो वो दिल से लगा ले अगर उस उम्र में कोई बात को, तो वो कई बार कुछ बातें सारी ज़िंदगी निकल नहीं पाती। मेरे पेरेंट्स को ये वरी थी, तो इसलिए उन्होंने एप्रीहेंसिव थे वो इस वजह से एक ऐसे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया जहाँ पे वो स्पेशल बच्चों का स्कूल था। आई होप आप समझ रही हैं जब मैं स्पेशल जी, बच्चों की बात कर रहा हूँ। जी, बिकॉज़ बिल्कुल। आई डोंट लाइक टू यूज़ द वर्ड लाइक मेंटली रिटार्डेड या इस तरह के मैं जी, वर्ड्स लफ्ज़ इस्तेमाल करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो वहाँ पर उस स्कूल में मेरी जो है 3 साल मेरी एजुकेशन हुई है, मुझे बहुत ही प्यार मिला, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे थे। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कि मैं अपने लाइफ़ में काफ़ी लंबे वक़्त तक इस बात को लेकर थोड़ा रिग्रेट भी करता था कि मैंने एजुकेशन जो है वो एक नॉर्मल स्कूल से शुरू नहीं की। लेकिन कई सालों के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे जीवन में थोड़ी बहुत भी इंसानियत आई है मेरे कैरेक्टर में, तो वो इस वज़ह से आई है कि वो 3 साल मैंने उन बच्चों के साथ गुज़ारे। क्या बात है! क्योंकि वो बच्चे जो हैं सॉरी? क्या बात है! बहुत खूब। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बच्चे हैं ना, हम उनको मेंटली रिटार्डेड बोल देते हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत स्पेशल हैं। और उन बच्चों में जो बात है ना, वो हम में और आप में नहीं है, मुझ में और आप में नहीं है वो। और वो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। तो वहाँ उस स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई। आज मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ कि मैं उस स्कूल का हिस्सा था। और वहाँ से फिर मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स को लगा कि नहीं अब बच्चा तैयार है एक नॉर्मल बच्चों के साथ जो है सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने में। तो 6th-7th ऑनवर्ड्स फिर मैंने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया। एक हमारे घर के पास ही प्राइमरी स्कूल था एक। तो वहाँ मेरी 3 साल एजुकेशन हुई 6th, 7th, 8th मैंने वहाँ से की। उसके बाद मेरी जितनी भी एजुकेशन थी वो कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन रही इंदिरा गांधी नेशनल ओपन स्कूल एंड देन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इस तरीके से मेरी एजुकेशन चलती रही। जहाँ तक इमोशनल सपोर्ट की बात है, तो मैं मानता हूँ कि एक ही लाइन में सफिशिएंट होगा ये कहना कि इट्स ऑल अबाउट माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली। उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए। जी सर। सर, ये सवाल इसलिए पूछा मैंने आपसे क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स
या फिर सोसाइटी एकेडमिक ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है कि बच्चे की एकेडमिक ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, इस तरह का स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो, कॉन्वेंट हो, यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हो। लेकिन इमोशनल ट्रेनिंग को कहीं न कहीं हम इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है सबसे पहली एक चीज़ आती है जो बच्चे की लाइफ शेप करती है। चाहे वो आपको वो इमोशनल ट्रेनिंग चाहे वो एक एकेडमिक प्लेस पे ही मिलती हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक इमोशनल ट्रेनिंग का काफ़ी बड़ा रोल है ज़िंदगी में, किसी भी बच्चे एक की। एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा, आपके इस सवाल में एक एक्सपीरियंस मैं ऐड करना चाहूँगा। जी, मुझे लगता है कि शायद जो देख रहे हैं उनके लिए ये यूज़फुल रहेगा और ख़ास तौर पे अगर पेरेंट्स हैं यहाँ पे। जी, क्योंकि इस एक एक्सपीरियंस ने मेरी ज़िंदगी बदली है और ये एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि बच्चा जो भी बनेगा उसमें 99% कंट्रीब्यूशन आपका है। तो मैं अगर आज कुछ भी अपने जीवन में कर पा रहा हूँ या मैं जो भी हूँ, आई आई हैव टू से दिस कि आई एम अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय पेरेंट्स। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैं एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, 1994 की बात है ये और उस वक़्त मेरी उम्र 11 साल की थी और हमारे यहाँ फैमिली फंक्शन था एक, मेरे कज़िन की शादी थी, तो सारे रिश्तेदार वग़ैरह आए हुए थे। तो हम सब 11 साल के बच्चे आपस में खेल-खूल रहे थे। मैं उस वक़्त ना ट्राइसिकल पे बैठा करता था। मैं काफ़ी लंबे समय तक ट्राइसिकल को मैंने अपना पैर बनाया है मैंने उनको, तो मैं उस पे बैठ के मैं चलता था। तो मैं जैसे वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो ऐसे करते-करते वो एक ऐसी जगह पर चले गए, जहाँ पर स्टेप था। तो वो ट्राइसिकल तो स्टेप के ऊपर चढ़ेगी नहीं। तो वो चले गए और मैं नहीं जा पाया, तो मैं थोड़ा उदास हो गया और मैं बिल्कुल कोने पे आके, मैं थोड़ा-सा रुआँसा-सा हो गया, थोड़ा रोने सा लगा जैसे। इतने में मेरी मम्मी आईं, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बोला कि, "क्या बात है, क्या हुआ?" तो मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने मुझे एक बात कही और देखिए वो एक बात सुनने में शायद बहुत साधारण हो सकती है, लेकिन उसने मेरी लाइफ़ बदल दी। उन्होंने कहा कि, "तू ये क्यों सोचता है कि तेरे पास वो नहीं है जो इनके पास है? तो ये सोच कि तेरे पास भी कुछ ऐसा है जो इनके पास नहीं है।" और वो बात जो है वो मेरे दिल को कहीं लग गई। जैसे कहते हैं ना जी, कि कई बार कोई बात एकदम परमात्मा जो है वो एक रूप में आ जाते हैं, तो वो बात हो गई। शायद उस दिन उनके रूप में वो परमात्मा ही थे, जो मुझसे ये बात कह रहे थे। उसके बाद मुझे याद नहीं आता कि मैं तब से लेके आज तक कभी अपनी डिसेबिलिटी को लेकर मैं रोया हूँगा एट लीस्ट। जी, तो आप इस बात से समझ सकती हैं कि एक माँ का, मैं ख़ास तौर पे माँ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। जी। लेकिन एक माँ का रोल अपने बच्चे की परवरिश में क्या होता है, वो आप मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन से कोई व्यक्ति ज़रूर जो है वो देख सकता है। सर अंत में मैं आपसे एक एक कॉमन सा जनरल सा सवाल पूछना चाहूँगी कि ज़िंदगी जीने का हुँ। आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। मैं अज़्यूम कर सकती हूँ, मैं नहीं जानती कि कैसा रहा होगा, लेकिन कुछ फ़िज़िकल रिस्ट्रिक्शंस के साथ क्योंकि एक छोटी-सी चोट भी हमें लग जाती है, तो हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड फ़ील करते हैं। तो बेशक ये बाय बर्थ रहे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस रहे, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस मुझे लगता है फेस किए होंगे आपने इन इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो सर उनके बावजूद लेकिन आप बहुत कूल हैं, बहुत ईज़ी गोइंग हैं। तो क्या है ज़िंदगी जीने का सबसे ख़ास और अच्छा बेहतरीन बेस्ट वे? व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ? फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने एक ही साँस में इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मुझे दे दिए। तो लेकिन ख़ैर आई थिंक जैसा मैंने कहा कि मैं जो कुछ भी आपको दिख रहा हूँ, जिस भी सूरत में दिख रहा हूँ, तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उसके पीछे और मेरा इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है और ये मैं सिर्फ़ आउट ऑफ ह्यूमिलिटी नहीं कह रहा हूँ। ये जी, जेनुइनली मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ को। जहाँ तक ज़िंदगी जीने का सवाल है, तो देखिए इसका बहुत लॉजिकल आंसर दूँगा मैं आपको, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत लॉजिकली सोचती है, तो लॉजिकल आंसर देता हूँ मैं आपको, खुश रहिए। अब आप कहेंगे कि खुश रहना तो आसान नहीं है, कैसे रहें खुश? जी, मुझसे भी ये सवाल किसी ने पूछा था कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? तो इसका एक लॉजिकल आंसर देता हूँ आपको कि आपके पास ऑप्शन ही क्या है? या तो खुश रहेंगे या उदास रहेंगे, कोई मिडल पाथ तो है नहीं। अब अगर आप मुझे उदास रहने का एक एडवांटेज बता दीजिए, मैं अभी से उदास हो जाऊँगा। जी, क्या एडवांटेज आप दे पाएँगे मुझे? जी, उदास होने से हेल्थ अच्छी होती है, उदास होने से आपकी खूबसूरती बढ़ती है,
उदास होने से कुछ और बेटर होता है आपकी लाइफ में तो बताइए, मैं अभी उदास हो जाता हूँ। जी, तो बिल्कुल। जब है ही नहीं, जब आपके पास ऑप्शन ही 2 हैं और एक दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि उसका कोई एडवांटेज नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। तो जी, सबसे पहले तो खुश रहिए और कोशिश कीजिए कि वो खुशी किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। जी। वो खुशी आपके आप तक हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपनी खुशी जो है वो बहुत सारी जगहों पर बाँट देते हैं। मुझे जी, ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, मुझे वो मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। जी, हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट। हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी अटेन्ड, इट इज़ अ स्टेट। तो आप जो है वो आपके पास ही है। जी, और ये सारी बातें जो हैं ये मैं भगवद गीता से इंस्पायर होके बोल रहा हूँ, बिकॉज़ भगवद गीता का मेरे जीवन में बहुत-बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन है। मेरे जो गुरु भाई हैं, सत्संगी हैं, जो लोग जिनके साथ मैं रेगुलर रहता हूँ टच में, उन जी, लोगों ने मुझे बहुत इस चीज़ के बारे में बताया है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारे अच्छे के जी, लिए हो रहा है। इस बात को हमें समझना है और खुश रहना है, उसको एक्सेप्ट करना है। और आप देखिए कि एक सबसे बड़ी चीज़ जो लैकिंग होती है हमारी लाइफ में, वो होता है लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। जी, ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिए अपनी लाइफ में, मैं ये सबको ये बात कहना चाहूँगा। अगर एक छोटी से छोटी चीज़ भी आज अगर हो रही है आपकी लाइफ में, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप खाना भी बना रही हैं, मान लीजिए आप किचन में खाना बना रही हैं और आपने अपने लिए खाना बनाया, अपनी फैमिली के लिए बनाया और मान लीजिए कि उन्होंने बहुत तारीफ़ की, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया एंड आई एम अस्यूमिंग कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी। तो आपको बहुत तारीफ़ अगर मिलती होगी, तो अगर आप ये सोचेंगी कि ये तारीफ़ तो मुझे मिल रही है, देखो ये खाना मैंने बहुत अच्छा बनाया, तो जी, वो बात सही नहीं है। आप वो खाना इसलिए बना पाएँ क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। किसान से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से चैनल से लेकर एक-एक कितने-कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं एंड अबव ऑल जो ये नेचर है वो कितना कुछ दे रही है आपको। हमें जी, कितना कुछ फ्री मिल रहा है। जिस जी, ऑक्सीजन बिल्कुल। सिलेंडर के लिए लोग कितना तड़प रहे थे कोरोना में, आप देखिए वो ऑक्सीजन हमें फ्री मिलता है। तो हर इंसान जो है अगर वो ग्रैटिट्यूड से जीना शुरू करेगा तो वो हैप्पीनेस ऑटोमैटिकली आने लगेगी। और जब आप खुश रहना सीख जाएँगे, तो मुझे लगता है कि जीवन की 90% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएँगी और 10% को आप चुटकी बजा के वैसे निकाल लेंगे। क्या बात है सर! बहुत-बहुत खूब। बहुत बेहतरीन जवाब दिए आपने और मुझे लगता है सुनने वाले को बहुत हेल्प मिल सकता है। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर, हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक़्त निकाल के अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और अपना जो आपका एक विज़न है ज़िंदगी के लिए, बहुत ही पॉज़िटिव और खूबसूरत है सर। और उसको सुनने वाला ज़रूर उम्मीद से और खुशी से भर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। द प्लेज़र इज़ ऑल माइन कि आपने समय दिया और आपने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया बात रखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।